जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर भी कर देना है। और दोस्तों, आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। सभी लोग इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको पूरा हिंदी साहित्य का कोर्स कवर करवाया जा रहा है, यानी कि हिंदी साहित्य का पूरा कोर्स जो है यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट है, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों, हिंदी साहित्य के कोर्स परचेस करने के लिए आप 20 दिसंबर तक इस कोर्स को 1200 रुपए में, मात्र 1200 रुपए में इसको क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से आप अभी डाउनलोड करें। यहां पर आपको विस्तृत अध्ययन करवाया जाएगा। यहां पर आपको टिरकी वीडियो मिलेंगे, ठीक है। यहां पर आपको नोट्स भी मिलेंगे। यहां पर आपको लाइव क्लास है और दोस्तों हर टॉपिक के बाद टेस्ट भी आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर दिया है, इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ये जो है कोर्स खरीदना है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, टेट, यूकेएलटी, मास्टर कैडर, एचपी टेट, एच टेट, सभी के लिए दोस्तों ये कोर्स उपलब्ध है, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण का, ठीक है। तो अभी इंस्टॉल करें सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप, है ना, और करते हैं आज का अध्ययन, ठीक है। आज का अध्ययन करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल या फिर श्री कृष्ण लाल। सभी लोग चयन करेंगे। आरती जी, अन्या तिवारी, सुनीता भारती जी, उमा देवी जी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन माने जाते हैं? रामविलास शर्मा जी, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी माने जाते हैं। बोले सर, हिंदी साहित्य के इतिहास का हम दर्शन करते हैं तो अपने लोचन से करते हैं। कैसे करते हो? लोचन से करते हो कि नहीं करते? बोले सर, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। बी नंबर आपने बिल्कुल सही है, क्योंकि हम हिंदी साहित्य के इतिहास का दर्शन करते हैं बोले सर लोचन से, तो नलिन बिलोचन शर्मा, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपको बताना है कि निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा माने जाते हैं? संस्कृति के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद या फिर राग दरबारी। तो किस ग्रंथ के लेखक माने जाते हैं रामविलास शर्मा? 8229 का उत्तर हमें चयन करना है। ममता जी, अर्चना जी, किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? और आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा कि सर रामविलास शर्मा जो हैं भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। इसके लेखक है कौन? इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक हैं, निबंधकार, विचारक एवं कवि थे। इन्होंने निराला पर एक आलोचनात्मक लेख इसी नाम से लिखा तथा निराला की साहित्य साधना 3 भागों में 1962, 1972, 76 भी इनकी एक आलोचनात्मक कृति मानी जाती है, ठीक है। तो इसको सभी लोग याद रखेंगे। और डॉक्टर रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियां हैं गांधी, अंबेडकर और लोहिया, ठीक है, इनको याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन आपका है कि निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? यानी कि प्रश्न क्रमांक 230 का आंसर आपको चयन करना है। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं, ये आपको चयन करना है। सभी लोग चयन करते जाएं फटाफट से। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आपका होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, यानी कि ये 3 भागों में प्रकाशित है निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित है? 3 भागों में। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। वेरी गुड आंसर, सभी लोगों ने सी नंबर बिल्कुल सही बताया है, ठीक है। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? किस ग्रंथ के लेखक हैं रामविलास शर्मा? हिंदी साहित्य की भूमिका, निराला, आत्म हंता आस्था या फिर मध्यकालीन बोध का स्वरूप या भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो रामविलास शर्मा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना, माया राम जी, गायत्री जी, अंजू जी, कि इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा माने जाते हैं? किसके माने जाते हैं रामविलास शर्मा जी? हिंदी साहित्य की भूमिका, बोले सर ये तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद की है।
निराला आत्महंता आस्था, या फिर मध्यकालीन बोध का स्वरूप, या फिर भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक हैं रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। और डी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही है। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही बताया रेखा जी। और यहां पर आगे बढ़ जाते हैं और फिर से यहां पर हमें चयन करना होता है कि किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है, किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, भाषा और समाज, यानी कि 232 का आंसर चयन करना है। किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है, किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा माने जाते हैं। सभी लोग चयन करेंगे, 232 का आंसर चयन करना है। और यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि रामविलास शर्मा की जो कृति मानी जाती है दोस्तों, वो मानी जाती है भाषा और समाज। भाषा और समाज के लेखक हैं रामविलास शर्मा, भाषा और समाज के लेखक हैं आंसू जी रामविलास शर्मा, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर जिन्होंने चयन किया उनका आंसर सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं तो कौन है। 233 का आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन माने जाते हैं। रामविलास शर्मा हैं, नामवर से हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, या फिर नंदुलारे वाजपेयी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन माने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के जो लेखक हैं वो लेखक हैं दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी, और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा। ठीक है, इसका भी उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। और ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। श्री आसू है ना, राधिका जी, देवेंद्र जी, रीनू जी, ज्योति जी। और जिस भी साथियों को दोस्तों कोर्स परचेस करना है तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड जरूर करें। और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के जो लेखक हैं वो कौन हैं, तो बोले सर महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, एक कई बार पूछा गया, और उत्तर हो जाएगा आपका रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। तो ये तो आपने बिल्कुल सही बताया। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है ना। ये दोस्तों समीक्षा कृति से संबंधित हैं। और भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के जो लेखक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, भारतेंदु युग। अब आप बोलोगे कि सर रामविलास शर्मा के बारे में पढ़ रहे हैं तो तुक्का लगा दो रामविलास शर्मा, है ना। तो भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के जो लेखक हैं वो है रामविलास शर्मा, यानी आपका जो उत्तर है वो डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका सही है। किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। अब यहां पर नहीं है पूछ लिया गया साथियों आपसे कि किसके नहीं है। भाषा और समाज के, नई कविता और अस्तित्ववाद के, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के, कविता के, नए प्रतिमान के, किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। किस ग्रंथ के लेखक नहीं है रामविलास शर्मा जी, ये हमें बताना है। 236 पे अपन को चयन करना है। तो भाषा और समाज ये तो है, ठीक है। और दोस्तों नई कविता और अस्तित्ववाद ये भी है, भारत में अंग्रेजी राज ये भी है, यानी कि ये तीन तो हैं। कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, ये रचना दोस्तों रामविलास शर्मा की नहीं है, यानी कि आपका उत्तर होगा डी नंबर। ये रचना किसकी है, ये रचना है नामवर सिंह की। किसकी है, नामवर सिंह की है। कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान ये नामवर सिंह की रचना है। और एक रचना होती है नई कविता के प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान। यहां पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है। तो ये कविता के नए प्रतिमान तो आपको याद रख लेना है कि कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह और नई कविता के प्रतिमान, है ना। कौन है नई कविता के प्रतिमान, जल्दी से कमेंट में लिखो फटाफट से, किसकी रचना है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह और नई कविता के प्रतिमान, ये रचना किसकी है। नई कविता के प्रतिमान, कई बार कंफ्यूज होते हैं नई कविता के प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान। तो यहां पर आपका राइट आंसर भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय साहित्य की भूमिका, भारतीय साहित्य की भूमिका, इसके लेखक भी कौन माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, कुलविंद्र जी,
बहुत बढ़िया, लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो यहां पर आपको भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक बताना है। भारतीय साहित्य की भूमिका, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक सभी लोग बताएंगे। 237 का आंसर सभी को चयन करना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग चयन करें। उत्तर आपका सही होगा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन माने जाते हैं दोस्तों? कौन माने जाते हैं? रामविलास शर्मा। इसको याद रखेंगे, ठीक है। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपने बिल्कुल सही चयन किया है। इसका उत्तर बिल्कुल सही है। रामविलास शर्मा की रचना है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। काय में कंफ्यूज हैं? नई कविता के प्रतिमान में। कुछ लोगों ने लक्ष्मी नारायण बताया था, है ना, कुछ लोग लक्ष्मी नारायण बता रहे थे, बहुत सारे लोग बता रहे थे लक्ष्मी नारायण, हमने देख लिया था कौन कौन बता रहे थे। तो जो नई कविता के प्रतिमान है, नई कविता के प्रतिमान, ये नई कविता के जो प्रतिमान है दोस्तों, ये लक्ष्मीकांत वर्मा की है। किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा की। इसको याद रख लेना, है ना, लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, इसको सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। लक्ष्मीकांत वर्मा, ये जो रचना है ये किसकी है? ये जो दोस्तों आपने देखा कि रामविलास शर्मा की, तो यहां भारतीय साहित्य की भूमिका हो गई, ये तो आपका बिल्कुल सही है। लेकिन नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। लक्ष्मीकांत वर्मा, गायत्री जी याद रख लेना, लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान, ये रचना नामवार से की है ना, बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोगों ने बता दिया सर लक्ष्मी नारायण, है ना, देख लिया था मैंने कौन कौन ने बताया था। निम्न में से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, वह कौन सी है? कौन सी रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं आती? और सही उत्तर क्या हो जाएगा? कभी कभी ऐसा होता है, पूछ लिया जाता है कि नई कविता के प्रतिमान ये रचना किसकी है, आपको दिया जाता है लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मी नारायण, है ना, और भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे दिए जाते हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, कांत वर्मा। बोले सर लक्ष्मी हम कान पकड़ के लेते हैं, नई नई लक्ष्मी हम कान पकड़ के लेते हैं। कैसे? नई नई लक्ष्मी हम कान पकड़ के लेते हैं, कान से बनेगा कांत, कांत वर्मा, ठीक है, कांत वर्मा है। और एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है, तो वो नहीं है मेरे संधि पत्र। ये मेरे संधि पत्र, ये रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। बच्चन पत्रों में फाइल और प्रोफाइल, पंत के 200 पत्र, ये आती है, लेकिन मेरे संधि पत्र ये पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यानी कि 238 का उत्तर आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे दोस्तों, और भी अपने प्रश्न है कुछ, इसके बारे में यहां पर पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, किसके पत्रों का संग्रह है? चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, किसके पत्रों का संग्रह माना जाता है? 239 का आपको चयन करना है। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, किसके पत्रों का संग्रह है? शिल्पा सिंह जी, एस किरण जी। उत्तर क्या है? 239। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, ये किसके पत्रों का काव्य संग्रह है? तब आप बताओगे, बिल्कुल सही उत्तर बताना है अपन को कि सर ये चिट्ठिया बाँचे, चिट्ठिया हो तो सब कोई बाँचे, ये है किसकी? फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है, चिट्ठिया हो तो सब कोई बाँचे। और आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, हर कोई बाँचे, फणीश्वरनाथ रेणु, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, फणीश्वरनाथ रेणु की है। लाल तारा की रचनाकार बताना है, लाल तारा, लाल तारा बताना है, लाल तारा, लाल तारा बताओगे सभी लोग, है ना, लाल तारा बताओ सभी लोग, ये लाल तारा है, लाल तारा। और लाल तारा बताएंगे आप लोग कि लाल तारा की रचनाकार कौन है? बोले सर क्या वृक्ष में एक लाल तारा है, एक लाल तारा है। जब वृक्ष में आप देखते हैं दोस्तों, एक सेव के वृक्ष में देखिएगा, एक सेव के वृक्ष में लाल लाल सेव के फल लगे हैं,
ऐसे लगते हैं जैसे लाल लाल तारे लगे हों, है ना। लाल लाल तारे लगे हैं, बोले सर काय में लगे हैं, वृक्ष में लगे हैं, वृक्ष में, वृक्ष में क्या लगे हैं, लाल लाल तारे लगे हैं, है ना। तो ये लाल तारा भी किसका होगा, किसका होगा, लाल तारा। लाल तारा काय में लगे हैं, वृक्ष में लगे हैं, वृक्ष में। तो राम वृक्ष बैनीपुरी, राम वृक्ष बैनीपुरी, वृक्ष में लाल तारा लगे हैं, इसलिए राम वृक्ष बैनीपुरी। यानी आपका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है, कैदी की पत्नी, कैदी के पत्नी एम.आर. शर्मा जी। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार, राम वृक्ष बैनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर धर्मवीर भारती। कैदी की पत्नी, कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन माने जाते हैं, कैदी की पत्नी जैनेन्द्र कुमार, राम वृक्ष बैनीपुरी, धर्मवीर भारती या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके लेखक कौन माने जाते हैं। 242 का आंसर आपने चयन किया है, कैदी की पत्नी, कैदी की पत्नी के लेखक कौन है, और उत्तर हो जाएगा आपका क्या, राम वृक्ष बैनीपुरी, राम वृक्ष बैनीपुरी। यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर राम वृक्ष बैनीपुरी। कैदी की पत्नी। अपनी केवल धार काव्य संग्रह, अपनी केवल धार काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ से हैं अरुण, अरुण बताना है, अरुण कमल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अपनी केवल धार, अपनी केवल धार काव्य संकलन की रचनाकार कौन है, अपनी केवल धार, इसकी रचयिता कौन माने जाते हैं, अपनी केवल धार। 4 विकल्प हैं, इसका उत्तर आपको 243 का चयन करना है, अपनी केवल धार की रचनाकार बताना है, और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बोले सर अपनी केवल धार की जो रचनाकार हैं वो हैं अरुण कमल। कौन है, अरुण कमल, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुण कमल की रचना है अपनी केवल धार, ठीक है, अपनी केवल धार, ये इसके रचयिता हैं अरुण कमल, ठीक है, अरुण कमल। ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। काव्य संकलनों में किसके कवि अरुण कमल हैं, अरुण कमल कवि जो हैं किसके हैं, तो जल्दी से बताना है। 244 का आंसर बताएंगे सभी लोग। काव्य संकलनों में किसके कवि अरुण कमल हैं, किसके कवि अरुण कमल माने जाते हैं, मगध, चांद का मोह टेढ़ा, चांद का मोह टेढ़ा, केवल धार या फिर सागर मुद्रा, सागर मुद्रा, किसके कवि अरुण कमल माने जाते हैं। सभी लोग चयन करेंगे और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा केवल, अपनी केवल धार, अपनी केवल धार के रचयिता हैं अरुण कमल, ठीक है। और आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं दोस्तों, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है, नए इलाके में, नए इलाके में, नए इलाके में कमल खिलाना। बोले सर नए इलाके में क्या खिलाना है, कमल खिलाना है, कमल, ठीक है। तो ये नए इलाके में रचना किसकी हो जाएगी, नए इलाके में, ये बताएंगे सभी लोग, नए इलाके में बताएंगे, नए इलाके में क्या खिलाना है, बोले सर कमल खिलाना है, कमल। तो ये नए इलाके में ये रचना भी हो जाएगी खुरेसी जी, क्या हो जाएगी, अरुण कमल। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है, और एक काव्य कृति है अरुण कमल की, अरुण कमल की है। और आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नए इलाके में कमल खिलाना है, ठीक है, कमल। तो अरुण कमल। मुक्तिबोध की आत्मकथा, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमी चंद्र जैन या फिर मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है, आपको यहां पर चयन करना है। सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। मुक्तिबोध की आत्मकथा ये किसकी दोस्तों रचना है, ये बताएंगे, इसके लेखक कौन है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बोले सर मुक्तिबोध, मुक्तिबोध की आत्मकथा, मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु चंद्र शर्मा। आरती जी ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, विष्णु चंद्र शर्मा की आत्मकथा है ना, इसके लेखक हैं, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक विष्णु चंद्र शर्मा। और ये नंबर आपका सही होगा। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई, अंधेर नगरी, ठीक है, अंधेर नगरी, त्यागपत्र, ठीक है, सभी लोग बताएंगे, अंधेर नगरी, त्यागपत्र, आत्मनेपद, आत्मनेपद या फिर तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई,
समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? अंधेर नगरी, आत्मनिपद, त्याग पत्र, तुम चंदन हम पानी, और उत्तर हो जाएगा आपका अंधेर नगरी। अंधेर नगरी यानी ए नंबर आपका सही हो जाएगा। यहां पर देखो अंधेर नगरी का रचना काल 1881, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। त्याग पत्र 1937, जैनेन्द्र कुमार। आत्मनिपद 1960, अज्ञे, तुम चंदन हम पानी 1976, विद्यानिवास मिश्र, है ना, विद्यानिवास मिश्र। अंधेर नगरी 1881, भारतेंदु हरिश्चंद्र। त्याग पत्र 1937, जैनेन्द्र कुमार। आत्मनिपद 1960, अज्ञे, और तुम चंदन हम पानी 1976, विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र। वेरी गुड आंसर। यानी कि आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? अंधेर नगरी ए नंबर सही होगा। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है, रचना यदि अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का अकथन इनमें से किस आलोचक का है? रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का अकथन इनमें से किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, या फिर मैथ्यू आर्नल्ड का? रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का अकथन इनमें से किस आलोचक का है? तो आलोचक है दोस्तों वो कौन? रामस्वरूप चतुर्वेदी। बोले सर रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का अकथन इनमें से आलोचक माने जाते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर जिन्होंने बताया है सीमा जी, योगेंद्र जी, है ना, कल्पना, निशा जी, हरिओम जी, बिल्कुल सही आंसर आए हैं आप लोगों के। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा भाव प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन माने जाते हैं? काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? 249 का उत्तर आपको चयन करना है। और एक थोड़ी सी कठिन है लेकिन ये बहुत ही बढ़िया है। ये दी है दोस्तों किसने? ये दी है बाबू गुलाब राय ने। बाबू गुलाब राय ने ये परिभाषा दी है, काव्य के संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो ये दी है अपने बाबू गुलाब राय साहब ने। और बाबू गुलाब राय साहब बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और यहां पर आते हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं कि उस तरह तू लेख, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लेख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू लेख, उपर्युक्त देख, ये बताना है। तो ये पंक्ति किसकी है? बहुत बढ़िया है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लेख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू देख, ये बताना है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बहुत बढ़िया पंक्ति है और मोस्ट अच्छी पंक्ति लिखी है कल्पना जी, है ना, मानवी जी, ये बताना है। और उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लेख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू देख। ये पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है और ये पूछी भी गई है। तो ये पंक्ति है अपने भवानी प्रसाद मिश्र की, भवानी प्रसाद मिश्र की। बोले सर जय भवानी, है ना, जय भवानी आ गई। और जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लेख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू देख, भवानी प्रसाद मिश्र। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। दोस्तों छायावाद के बारे में थोड़ा सा यहां आ गया। बोले सर छायावाद की अगर बात करोगे तो हम छायावाद को बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। 1918 से लेकर के 1936 का जो काल माना जाता है, शारदा पत्रिका के प्रकाशन से दोस्तों छायावाद का उदय माना जाता है। 1918 से 1936 का काल छायावाद है। छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण किया गया। छायावाद में 4 आधार स्तंभ हैं: सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। इन 4 के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना, है ना। ईला चंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना। नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंद को छायावाद का प्रवर्तक माना।
और जब प्रवर्तक की बात चल पड़ी तो यहाँ एक पंक्ति आती है, एक कथन आता है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की एक समान व्याख्या हो सकती है। ये कहा था दोस्तों किसने? नंद दुलारे वाजपेयी। और नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक माना था किसे? सुमित्रानंदन पंत को। और सुमित्रानंदन पंत प्रगतिवाद के जनक भी माने जाते हैं, प्रगतिवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। कौन? पंत जी माने जाते हैं। और आपको पता है कि प्रगतिवाद जो था आधुनिक काल में वो मार्क्सवाद से प्रभावित माना जाता है, मार्क्सवाद से प्रभावित माना जाता है। और यहां पर यथार्थवादी रचनाएं रची गई, किस युग में? बोले सर प्रगतिवाद में। और अगला क्वेश्चन है, छायावाद उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक कौन है? यानी कि 252 का आंसर आपको चयन करना है। और यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? छायावाद उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक कौन माने जाते हैं? तो ये पंक्ति दी है किसने? ये पंक्ति दी है राम स्वरूप चतुर्वेदी। बोले सर राम स्वरूप चतुर्वेदी का जब नाम लो तो एक प्रश्न जरूर बता दिया करो कि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने जो अपनी रामचंद्रिका थी इसे छंदों का अजायब घर कहा था, है ना? तो ये प्रश्न भी आपको याद रख लेना है। और रामचंद्रिका आपको पता है दोस्तों केशवदास की श्रेष्ठ कृति मानी जाती है और ये भक्तिकालीन कृति मानी जाती है। इसलिए केशवदास को भक्तिकाल और रीतिकाल का कवि माना जाता है। और यहां पर रामस्वरूप चतुर्वेदी की पंक्ति अपन ने पढ़ ली। फिर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? यानी कि 253 का आंसर आपको चयन करना है। और दोस्तों आपको समझ लेना है, आपको पढ़ लेना है कि सर मुझे जो ऐप में कोर्स लेना है वो कोर्स कैसे लेना है। तो आप लोग दोस्तों अगर विस्तृत पढ़ना चाहते हैं, ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो आप जो है कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अभी तक का सबसे कम कीमत में दोस्तों आपको कोर्स, और जिसमें आपको महत्वपूर्ण चीजें, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो याद रख लेना। और यहां पर याद रखना कि हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र साहब ने दिया है। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बोले सर जब भी विश्वनाथ प्रसाद का नाम लो तो विश्वनाथ प्रसाद के बारे में एक जरूर बता देना कि रीतिकाल को इन्होंने श्रृंगार काल की संज्ञा दी थी। क्या नाम दिया था? श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद ने दी थी। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 100% कि रीतिकाल को श्रृंगार काल क्वेश्चन किसने कहा? ये उत्तर आपको पता होगा। और यहां पर आते हैं रीतिकाल की आलोचना करते हुए ये रामचंद्र शुक्ल जी, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र साहब ने इसे श्रृंगार काल कहा था। और विश्वनाथ प्रसाद ने ही रीतिकाल को 3 भागों में बांटा था, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। दोस्तों इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है? यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। यह कथन किसका है? बहुत बढ़िया कथन है कि यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। यह कथन किसका है? आरती जी सभी को बताना है। 11 को एग्जाम है जेल प्रहरी का, बहुत बढ़िया तैयारी करो बढ़िया तरीके से और पढ़ते रहो। और पढ़ते पढ़ते जेल प्रहरी का एग्जाम क्वालिफाई कर दो। और उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। यानी कि आपका उत्तर है दोस्तों कौन सा? आपका उत्तर है ए नंबर, रामचंद्र शुक्ल आपका बिल्कुल सही है। रामचंद्र शुक्ल आपका सही हो जाएगा, ठीक है? इन्होंने कहा था, ये कथन इनका है, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति की हैं? सभी लोग बता देना। ये किस कृति की मानी जाती है? पंक्तियां। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। ये पंक्तियां बहुत ही बढ़िया है शिल्पा जी, पल्लवी पांडे, रेखा जी। और उत्तर हो जाएगा
दारसू शर्मा जी बोले सर ये भारत भारती से ली गई है कि विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नस्वर यह अटल सिद्धांत था। यह है किसकी? भारत भारती से। और भारत भारती ये गुप्त जी की, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना मानी जाती है। इसको आपको देखना है, ये पंक्तियां यहीं से ले गई हैं भारत भारती से, इसको याद रखना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये पंक्ति किस से ली गई है, किस कृति से ली गई है? दोस्तों ये तो आपको पता है कि निराला जी का जो जीवन था वो दुख से भरा हुआ था। इनकी कभी पढ़ना आप आत्मकथा, इनके बारे में कभी पढ़ना, निराला के बारे में। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। काव्य पंक्तियां किस कृति की हैं? आंसू, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा या फिर निर्झरणी। तो यहां पर 256 का आंसर होगा। बोले सर ये तो निराला जी की पंक्ति है, लेकिन निराला जी की ये दोस्तों सरोज स्मृति संसार का प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है, सरोज स्मृति, है ना। और दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही। ये काव्य पंक्तियां सरोज स्मृति, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर जिसने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। और फिर आगे बढ़ते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, है ना। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्राण है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां भी बहुत बढ़िया तरीके से पूछी जाती हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि ये पंक्ति किसकी है, और उत्तर भी आपको चयन करने के लिए बोला जाता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये पंक्ति बताएंगे सभी लोग चयन करें फटाफट से। बहुत बढ़िया पंक्ति है, और ये पंक्ति है किसकी? राम नरेश त्रिपाठी साहब। त्रिपाठी जी को आप जानते हैं, द्विवेदी युग के श्रेष्ठ दोस्तों ये माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं राम नरेश त्रिपाठी, है ना। सभी लोग ने पढ़ा है। और ये त्रिपाठी जी की पंक्ति है ना। निजी सुख और स्वार्थ को छोड़कर देश पर जीवन बलिदान की प्रेरणा राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं में मिलती है। इनको याद रखेंगे, राम नरेश त्रिपाठी जी को, ठीक है। फिर यहां आपसे पूछा गया कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? ये कथन बताना है कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त करोगे। ये पंक्ति ली गई है राम की शक्ति पूजा। और राम की शक्ति पूजा में ये जो कथन है वो किसका कथन है? ये कथन बताना है, और उत्तर आपका सही हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये जामवंत ने कहा है, जामवंत जो होते ना, जामवंत जी ने कहा है कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। यानी बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर जिनने चयन किया है जामवंत जी। रामायण तो आप लोग सभी लोग देखते हैं, और रामायण आपने देखी है, तो बताओगे कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन भूसे। पंक्ति, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुंह से। ये पंक्ति किसकी है? दोस्तों ये भारत में अंग्रेजी दशा से संबंधित है। बोले सर भारत में जब अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ तो इन्होंने भारत में पूरा भीतर का जो रस था वो चूस लिया था, है ना। हंस हंस के तन मन धन मुंह से। ये पंक्ति किसकी है? तो भारत की बात इसमें हुई है, और भारत की हुई है तो ये भारतेंदु जी की पंक्ति मानी जाएगी। भारतेंदु जी की, ये अंग्रेजों की शोषण नीति से संबंधित है, और ये भारतेंदु जी की पंक्ति है। यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर जो आपने चयन किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार सुरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार सुरों में वेदना असीम गरजती। ये पंक्ति बताना है। इस करुण, ये पंक्ति कई बार पूछी गई है, ये पंक्ति तो पूछी ही जाती है दोस्तों। पीजीटी 2009 में पूछी गई थी, है ना। और इस पंक्ति को अच्छे से याद करना है कि इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार सुरों में वेदना असीम गरजती। अनीता जी, है ना, सौरभ कुमार जी, प्रश्न क्रमांक 260 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। और सी नंबर आपका
बिल्कुल सही हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? ओम जय जगदीश हरे, है ना, ये आरती के रचनाकार कौन है? श्रद्धाराम फुल्लोरी, राजा शिव प्रसाद, या फिर यहां पर आते हैं शिवानंद, या फिर हरिहर स्वामी। तो यहां पर आपको बता है दोस्तों कि ये जो ओम जय जगदीश हरे है, ओम जय जगदीश हरे आरती श्रद्धाराम फिल्लोरी द्वारा रचित है। ओम जय जगदीश हरे, है ना, ये आरती गाते ना सभी लोग, ओम जय जगदीश हरे, है ना। आरती की रचना श्रद्धाराम फिल्लोरी की मानी जाती है। इसको सभी लोग याद करेंगे। ठीक है, दुख आपको बताना है, फिर आगे आप चयन करेंगे कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की मानी जाती है? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये कहां से ली गई है, किस उससे उठाया गया है? सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये काव्य पंक्ति किस कृति की है? तो ये कृति मानी जाती है कामायनी, यानी सी नंबर, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। इसके रचनाकार हैं कौन? के कामायनी की ये पंक्ति है, और कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद की ये दोस्तों कामायनी महाकाव्य है, 15 सर्गों का, 1935 का ये महाकाव्य माना जाता है। इसको भी अपन याद रखेंगे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नगपल तल में, किस रचनाकार की पंक्ति है? बहुत बढ़िया लिखा है इन्होंने कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नगपग तल में। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है, पंत की है, निराला की है, या फिर महादेवी वर्मा की है? तो बोले सर नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में। ये पंक्ति तो हमने कई बार पढ़ी है कि ये पंक्ति तो जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, और ये जयशंकर प्रसाद की है। और ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ए नंबर। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। और यहां पर आते हैं, यहां पर देखते हैं अपन कि इसको थोड़ा सा और देखते हैं, और भी है, अभी और है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये कामायनी से पंक्ति ली गई है जयशंकर प्रसाद की। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किसकी मानी जाती हैं? कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। और ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति नागार्जुन जी की है, या फिर त्रिलोचन मुक्तिबोध, या फिर सुदामा प्रसाद पांडे की। किसकी मानी जाती है? कविता में कहने की आदत नहीं, तो ये आदत नहीं, ये मुक्तिबोध की है। ये किसकी है? मुक्तिबोध की, है ना। लाली यादव, मायाराम जी, जगदीश जी, कोयल यादव जी, रीना वर्मा जी, मुक्तिबोध की ये पंक्ति मानी जाती है। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, बी नंबर आपका सही हो जाता है। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं करते तुलसीदास भी कैसा मानस नाद, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। बहुत बढ़िया पंक्ति है, बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, है ना, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, है ना, मैथिली शरण गुप्त, या फिर सियाराम शरण गुप्त की एक कृति है। तो 266 यानी कि 266 की ये बतानी है। और एक कृति किसकी मानी जाती है? अमरजीत जी, है ना, राम पूजन जी। उत्तर आपका बिल्कुल सही है। बोले सर करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो यहां महावीर आया है तो महावीर मत लगा देना। ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना, निराला ने मैथिली शरण गुप्त को सुकवि कहा है। निराला ने मैथिली शरण गुप्त को सुकवि कहा है दोस्तों, सुकवि, इसलिए सुकवि याद रख लेना। निराला ने मैथिली शरण गुप्त को सुकवि कहा है। गिरा हो जाती है सन यन नयन करते नीरव भाषण जैसे, है ना, विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है ना। गिरा हो जाती है सनयन, है ना, सा नयन नयन करते नीरव भाषण जैसे। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति बताना है,
एक किसकी है दोस्तों? विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य, विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य, ये जो पंक्ति है किसकी पंक्ति में है? प्रश्न क्रमांक 267 और 267 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बोले सर आपने बिल्कुल सही कहा है, ये जो पंक्ति है ये पंत की पंक्ति है, पंत की, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। पंत की पंक्ति को पंत है ना, पंत जी उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में एक कथन इनमें से किसका है? बहुत बढ़िया कथन है, इसको रट लेना, याद कर लेना, ये कथन पूछा ही जाता है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, उनका पूरा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के संबंध में एक कथन इनमें से किसका माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल का, नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देना, रट लेना, याद कर लेना, लिख लेना, ये पूछा ही जाता है कि ये कहा है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बोले सर हजारों बार समन्वय करना पड़ता है, मैंने आपको याद करवाया था कि हजारों बार समन्वय करना पड़ता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये नंबर सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। सी नंबर जिसने टिक किया है उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक कथन कहा है ना, इसको याद करेंगे समन्वय की विराट चेष्टा को, और फिर 2, 3, 4 क्वेश्चन और हम यहां पर पढ़ लेते हैं। और साथियों जिन भी साथियों ने अभी तक कोर्स को परचेस नहीं कर पाए हैं वो कोर्स को जल्दी ही परचेस करेंगे, है ना, कोर्स को जल्दी ही परचेस करेंगे। और लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, एक कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र का? लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? एक कथन किसका है? लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, और उत्तर हो जाएगा आपका ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वधारण के मुंह पर रहते हैं, ये कथन किसका है? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। ओपी चिंपा जी बहुत बढ़िया, है ना। और तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, ये जो कथन है ये कथन है दोस्तों किसका? रामचंद्र शुक्ल का, रामचंद्र शुक्ल का। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, और मुंह पर रहते हैं तो रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। बहुत बढ़िया, ये अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। कई बार पंक्ति पूछी गई है। एस कुमार यादव जी, एस कुमार यादव, कोमल ठाकुर जी, सतीश जी, है ना, खुशी शर्मा जी, 271 का आपको चयन करना है कि सर अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति के जो रचयिता माने जाते हैं, बोले सर ना तो रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्ति है, ना निराला की ये पंक्ति है, ना सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है, ये पंक्ति तो मैथिली शरण गुप्त की है। निराला ने सु कवि कहा था, है ना। और दोस्तों बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर जिसने भी बताया है आरती जी, बी नंबर सही हो जाएगा। अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है, मैथिली शरण गुप्त जी का। ओपी जी, सूरज जी, है ना, अस्मित शर्मा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी, है ना। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत जेल भी गए। 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1962 में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया। मैथिली शरण गुप्त एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सन 1954 में सम्मानित भी किए गए, है ना। तो ये भी आपको याद रखना, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, ये प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा लिखी गई? वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बोले सर इसमें राष्ट्रीयता के स्वर मुखर हो रहे हैं, राष्ट्रीयता की गूंज सुनाई दे रही है, तो राष्ट्रीय कवि हमारे कौन माने जाते हैं? बोले सर मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, ये पंक्ति भी किसकी मानी जाएगी? और आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि बोले सर इस पंक्ति के जो लेखक माने जाएंगे वो पंक्ति नितिन जोशी सी, है ना। बहुत बढ़िया, रेखा बोरा जी, वेरी गुड। मधोप और दद्दा इनका उपनाम था मैथिली शरण गुप्त का, और हृदय नहीं ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, क्योंकि राष्ट्रवादी बी नंबर राष्ट्र कवि आचार्य मैथिली शरण गुप्त जी
बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों आज का जो अपना सेशन है वो क्या होता है, खत्म होता है। और दोस्तों टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर, टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर है ना, यूकेएलटी, एचपी टेट, एचटेट, नेट टेट आदि सभी विषयों के लिए हिंदी साहित्य का अगर आप चाहते हो, हिंदी साहित्य का चाहते हो कि हम व्यवस्थित पढ़ें, क्रमबद्ध पढ़ें, ट्रैक से पढ़ें, चैप्टर वाइज पढ़ें, नोट्स लगाकर चैप्टर वाइज हम पढ़ें, तो आप दोस्तों एक कोर्स हिंदी साहित्य का सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें आज ही। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आज ही डाउनलोड कर लें, है ना, इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी है जहां पर आपको विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। टिर की वीडियो मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, है ना, नोट्स से भी आप पढ़ पाओगे। लाइव क्लास के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी और साथ ही हर टॉपिक के बाद टेस्ट भी होगा। ये लाइव क्लास 9 वाली तो कॉमन चलती है, एक शाम को 5:30 बजे भी लाइव क्लास चलती है जो केवल मेंबर के लिए होती है, पेड मेंबर के लिए होती है ना, वो लाइव क्लास भी आपको मिलेगी। और साथियों इसी प्रकार से आप जुड़े रहेंगे। और ये जो कोर्स है 20 दिसंबर तक दोस्तों ये 1200, मात्र 1200 रुपए में रखा गया है, इसको आप 1200 रुपए में खरीद सकते हैं, ठीक है, 20 दिसंबर तक मात्र 1200 में, है ना। सभी लोग इसको खरीदें और वीडियो को सभी लोग लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर कर दें, ठीक है, सभी लोगों को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना है। जैसे ही आप शेयर करते हो, है ना, और शेयर कर देते हो दोस्तों, तो बहुत बढ़िया तरीके से सभी लोग इससे जुड़ जाते हैं और सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। और जितने भी साथी हैं जो नहीं ले पा रहे हैं कोर्स, जिनको दिक्कत आ रही है ऑनलाइन पेमेंट की, तो वो ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन अपने पास है। तो जितने भी साथी जो चाहते हैं कि ऑफलाइन पेमेंट करनी है, अकाउंट से ट्रांसफर करनी है, तो वो कर सकते हैं, ठीक है, और जुड़ सकते हैं अपने कोर्स से, ठीक है। माया राम जी, है ना, और सुनीता भारती जी, लवकुश प्रसाद जी, कोयल यादव जी, सभी को धन्यवाद। उमा देवी, प्रताप जी, सुमन जी, अंजू जी, गायत्री और रवि सिंह जी, मानवी जी सिंह, ठीक है। तो अपने अध्ययन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए दोस्तों आप जुड़ जाएं सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से, कोर्स से जुड़ जाएं। कोर्स से संबंधित कोई भी आपको पूछना हो जानकारी तो ये नंबर दिया है 9098609291, ठीक है, 9098609291 ये नंबर भी लिखा है और नीचे नंबर भी चल रहा है, उस नंबर से आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है ना। गायत्री, सुनीता, रीना जी, विजय, पूजा जी, दीपिका जी, सभी को धन्यवाद आज के वीडियो के लिए। बस इतना ही साथियों, जय हिंद।